अमर बिलाल सूफी साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो JIT है, एंटी टेररिज्म जो लॉज हैं, क्या उसमें कोई हेल्पफुल डेवलपमेंट इसकी तरफ से हुई है, या जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं इसको उन्होंने पीछे किया है? इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है जी? देखिए, शुरू में तो यूँ लगा था कि इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि तमाम शहादतें इकट्ठी हो जाती थी, जल्दी टाइम में इकट्ठी हो जाती थी, मवाद इकट्ठा हो जाया करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूँ महसूस हो रहा है, ख़ास तौर पे जब कोर्ट्स ने इसको व्यू किया है कि ये महज एक ओपिनियन है, ये कोई चीज़ अज़ खुद प्रूव नहीं करता। यानी कि JIT में आपने इतनी एफर्ट की, मेहनत की, बैठे, इंटरव्यूज़ किए, कलेक्शन की, मुखबिर से पूछा, इंटरसेप्ट्स कलेक्ट किए, और उसके बाद फिर आपने एक रिपोर्ट बनाई कि जी मेरी राय में मिस्टर X जो है वो मुजरिम है या मुलजिम है। लेकिन जब कोर्ट पे वो प्रेजेंट की जाती है तो जो कुछ JIT के अंदर लिखा होता है या JIT की रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है उसको सेपरेटली प्रूव भी करना होता है। ठीक है जी। सो गोया जो मौक़िफ़ ऑफ IU है, जो वर्जन ऑफ प्रोसिक्यूशन है, वो कोर्ट फौरन JIT की लिखी हुई तहरीर की बुनियाद पर यकसर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए एविडेंस भी मांगता है। सो मैं ही समझता हूँ कि अब दोबारा एक अपॉर्चुनिटी है टू रिविजिट कि हम इसको फास्ट ट्रैक कैसे करें, इंटेलिजेंस गैदरिंग को एविडेंस गैदरिंग में कन्वर्ट कैसे करें। यानी कि जब आप इंटरसेप्ट कर रहे हो तो वही वो मौका हो जब उस इंटेलिजेंस गैदरिंग को एविडेंस गैदरिंग का दर्जा दे दिया जाए। उसके लिए 2013 में फेयर ट्रायल एक्ट भी आया था, जिसमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट नॉमिनेटेड हैं कि चैम्बर में परमिशन दे सकते हैं, वारंट ऑफ सर्वेलेंस, वारंट ऑफ इंटरसेप्शन इशू कर सकते हैं किसी भी सस्पेक्ट के बारे में, और यूं जो कुछ आप कलेक्ट करेंगे थ्रू इंटेलिजेंट सोर्सेज वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ द कोर्ट। सो इस तरह के नए इनोवेशन लेकर आने की ज़रूरत है। उस वक्त तक JIT की ज़रूरत रहेगी जब तक कि नई इनोवेशन नहीं आती, क्योंकि आपने ATA के नीचे या कुछ और कवानीन के नीचे एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस वज़ा कर दिया। ठीक है। जनरल पुलिस लॉ जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि आपने पुलिसिंग करनी है शहरी इलाकों की, उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसमें भी मुमासले, उसकी भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। 2 सूबों में पुलिस ऑर्डर नाफिज है, 2 सूबों में पुलिस एक्ट है, तो लिहाजा वो डिस्पैरिटी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, लीगल क्रैक्स आ जाते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिए कि रियासत में जो लोग काम करते हैं वो कानून के फ्रेमवर्क में रहकर ही काम कर सकते हैं, जो कानून उनको इजाज़त, पावर और पोटेंशियल देता है। अब अगर कानून में कोई एम्बिग्विटी है तो उस एम्बिग्विटी को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है, वरना उसका नुकसान फिर रियासत को होता है। तो 8000 फेडरल कवानीन मौजूद हैं पाकिस्तान में, जिनके इतलाक के थ्रू आप रियासत को मैनेज कर सकते हैं। इनको ही मैनेजमेंट टूल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, यानी रियासत को मैनेज करने के लिए जो आपको इनमें से किसी न किसी कानून को आइडेंटिफाई करना है। हर मिनिस्ट्री फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, उसके नीचे एक सेट ऑफ कवानीन है जिस पर उसका लेजिस्लेटिव मैंडेट है। यानी वो मिनिस्ट्री अगर उन कवानीन का इतलाक करना शुरू कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता पहिया चलना शुरू हो जाएगा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रियासत का। आप उन कवानीन से बाहर कोई इनिशिएटिव लेंगे तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, कोर्टों में चैलेंज होगा। तो इसलिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि स्टेट क्राफ्ट का बुनियादी टूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कवानीन है। उन कवानीन में तब्दीली लाकर आप मैनेजमेंट ऑफ रियासत एफिशिएंट कर सकते हैं, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी शामिल है। और एक बात मैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो बुनियादी किरदार है वो पुलिस का होना चाहिए। और जिस तरह जनरल साहब ने कहा, मैं उससे काफ़ी हद तक उससे एग्री करता हूँ कि हमें पुलिसिंग वाले रोल में आर्मी को नहीं लाना चाहिए। आर्मी का काम है सर्जरी करना, पोस्ट सर्जरी केयर में पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स और बाकी लोगों को। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। बहुत